हाँ जी। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, अपने आर्किटेक्चर शुरू करते हैं, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में हम पढ़ते हैं राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के फोर्ट्स पढ़ेंगे आज हम। मैंने कभी हिस्ट्री की क्लासों में आपको बताया होगा कि राजस्थान में 6 किले ऐसे हैं, वो भी 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स, जिनको की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया हुआ है। और वो 6 किलों के मैंने नाम और बताए थे आपको कि वो किले हैं गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर। 2013 में नोमपेन नाम के शहर में ये मीटिंग हुई थी, जहां पर इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो राजस्थान के 6 किले ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए 6 हिली फोर्ट्स है। 6 पर्वतीय किले हैं, गागरोन है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है और आमेर। इनको 2013 में नोमपेन शहर में यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन 6 किलों को, राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जब हम किलों की बात करते हैं तो किले कई प्रकार के होते हैं। एक बुक है शुक्र नीति। शुक्र नीति कहते हैं किले 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किले होते हैं? 9 प्रकार के किले होते हैं। नाम बताती है शुक्र नीति किलों के: गिरी, जल, एरण, धानवन, वन, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय। हो गए 4 और 5, 9 हो गए भाई। शुक्र नीति कहती है कि 9 प्रकार के किले होते हैं। गिरी दुर्ग होता है, जल दुर्ग होता है, एरण दुर्ग होता है, धानवन दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है, पारिक होता है, पारिद होता है, सैन्य होता है और सहाय होता है। गिरी सामान्य सा मतलब है जो किला पहाड़ पे बना होगा वो गिरी दुर्ग है। माउंटेन फोर्ट कह सकते हैं आप, हिली फोर्ट्स कह सकते हैं। वे किले जो पहाड़ों पर बने होते हैं गिरी दुर्ग कहलाते हैं। जल, वे किले जो जल राशि के नजदीक हो, पानी के निकट बने हुए हो, उनको आप जल दुर्ग कह सकते हैं। एरण, वे किले, एरण का वैसे मतलब होता है घनघोर जंगल, मतलब कंटीला जंगल एकदम। या ज्यादा अच्छी परिभाषा इसकी है कि वह किला जो जंगल में तो है, साथ में उसका रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ और कंटीला टाइप का रास्ता है, उनको बोलते थे एरण दुर्ग। धन वह संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब होता है मरुस्थल। वह किला जो मरुस्थल में हो धानवन, वह किला जो वन में हो वन दुर्ग अपने आप में। एरण में आप कह दो कि वन के साथ साथ में कंटीला उबड़ खाबड़ रास्ता भी है, सिंपल जंगल के अंदर बना वन दुर्ग। जिसके चारों तरफ खाई है, ख से याद रखना, जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है, ट्रेंच बनी हुई है, उस किले को अपने कर देंगे पारिक। जिसके चारों तरफ परिधि, ढ से याद रखना, परिधि, रैम्पार्ट, परकोटा बना हुआ है, जिसके चारों तरफ रैम्पार्ट बना हुआ है, उस किले को कर देंगे अपने पारिध। परिधि बन रखी है जिसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। जिस किले में सेना रहती हो सैन्य दुर्ग। जिस किले में सहायता पहुंचाई जा सकती हो, मतलब जिसमें भाई बंधु रहते हो, उसको बोलते थे सहाय। वह किला जो पहाड़ पर बना होगा गिरिदुर्ग। वह किला जो जल के नजदीक होगा जल दुर्ग। वह किला जो जंगल में है तथा जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ कंटीला है एरण दुर्ग। वह किला जो मरुस्थल में स्थित है, डेजर्ट में, डेजर्ट फोर्ट या धानवन दुर्ग। वह किला जो जंगल के अंदर है वन दुर्ग। वह किला जिसके चारों तरफ ट्रेंच है पारिक दुर्ग। वह किला जिसके चारों तरफ रैम्पार्ट या परिधि या परकोटा है पारिद दुर्ग। वह किला जिसमें मिलिट्री रहती है आपकी सैन्य दुर्ग। वह किला जिसमें सहायता पहुंचाने वाले भाई बंधु हो सहाय दुर्ग कहलाता है। नॉर्मली ये किले 9 प्रकार के होते हैं। 6 पर्वतीय किले ऐसे हैं जिनको 2003 में नोमपेन शहर के अंदर यूनेस्को की मीटिंग में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि ये 6 किले पढ़ लिए जाए। पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं अपन।
अच्छा, पहला गागरोन किला लिखा हुआ है, इसमें गागरोन फोर्ट लिखा हुआ। गागरोन मैंने इसलिए भी पहला चुनाव कर लिया कि यार गागरोन की हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, और हमने गागरोन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी जब हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हम बात करते हैं थोड़ी गागरोन किले की। मैं जब हिस्ट्री की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि किला डोड परमार राजाओं ने बनवाया था। परमारों की एक ब्रांच होती है डोड, तो डोड परमार राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया। डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम है डोडगढ़। यह स्थानीय भाषा में इसको बोलते थे दुल्लरगढ़। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए डोडगढ़ कहा जाता है, या इसे दुल्लरगढ़ भी कहा जाता था। डोडो में एक राजा हुआ बिजल देव डोड, और उस बिजल देव डोड को एक खिंची राजा हरा देता है, देवेंद्र सिंह खिंची। खिंची चौहानों की एक ब्रांच थी। देवेंद्र सिंह खिंची ने हरा दिया। खिंची चौहान होते हैं, तो परमारों से एक किला बाद में चौहान छीन लेते हैं, खिंची चौहान छीन लेते हैं। सिंपल बात, डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहा जाता है। बिजल देव डोड को हराकर देवेंद्र सिंह खिंची ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। फिर खिंचियों से जुड़ी हुई यहां पर दो बड़ी बातें हैं। खिंचियों से जुड़ी हुई एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, वो ये थी कि प्रताप सिंह खिंची यहाँ के राजा थे, जो बाद में संत बन जाते हैं और संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। वो अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राज्य सौंप के चले जाते। मैं उन अचलदास खिंची की बात करना पसंद करूंगा। तो यहां पर एक राजा हुए अचलदास खिंची। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में, उधर देखो बराबर में लगता था मालवा, आपके गागरोन झालावाड़ के अंदर पड़ता है, झालावाड़ के बराबर मालवा लग जाता है। 1423 में मालवा का सुल्तान था होसंगसा। होसंगसा आक्रमण कर देता है। होसंगसा का आक्रमण हुआ। होसंगसा, मुझे लगता है आपके कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हंसाबाई के विश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर जब मालवा गया था तो मालवा का सुल्तान होसंगसा हुआ करता था। उसी होसंगसा ने 1423 में अचलदास खिंची के समय गागरोन पर अटैक किया, और इस टाइम गागरोन का पहला शाखा हुआ था। गागरोन का प्रथम शाखा होता है। तो कोई पूछे कि गागरोन का पहला शाखा कब हुआ था? 1423 में। कौन से राजा के टाइम हुआ था? तो अचलदास खिंची के टाइम में हुआ था। अटैक किसने किया था? तो मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था। इन अचलदास खिंची पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। शिवदास गार्डन एक राइटर हुए हैं और उनकी बुक का नाम है अचलदास खिंचरी वचनिका। तो बुक का नाम भी याद रखें भाई, जो गागरोन के पहले शाखे के बारे में बताती है, अचलदास खिंचरी वचनिका में ये सब जानकारियां मिलती है। इसके बाद में एक राजा और बने यहाँ पे, अचलदास खिंची के बेटा राजा बनता है यहाँ पे पालन सिंह। पालन सिंह के टाइम में वापस 1444 में मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण होता है। महमूद खिलजी फर्स्ट फिर मालवा का राजा। आप फिर याद करेंगे कि सर कुंभा ने इसको सारंगपुर के युद्ध में हराकर भेज दिया था। हाँ वही है ये महमूद खिलजी फर्स्ट। और इसके टाइम में यहां का दूसरा शाखा हुआ था, और इस बार महमूद खिलजी फर्स्ट यहां पे कब्जा करता है और इसका नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। दो बातें याद रखने वाली सी कि गागरोन के किले में दो शाखे हुए थे। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में पहला शाखा हुआ, पालन सिंह के टाइम में 1444 में दूसरा शाखा होता है। पहली बार मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था, दूसरी बार मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने अटैक किया था। पहले वाले शाखे की जो सूचना हमें शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका से प्राप्त होती है। दूसरे शाखे के बाद महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पे कब्जा करता है और कब्जा करके इसका नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। ये हिस्ट्री की थोड़ी बातें, ये बातें भी करनी।
फिर कुछ बातें मैंने यहां बीच बीच में आपको पढ़ाई थी, जैसे मैंने बताया था कि बाद में यहां पर मेवाड़ कब्जा कर लेता है और सांगा ने यह किला मैदनी राय को दे दिया था। फिर मैंने बताया था कि बाद में यहां पर मुगलों का कब्जा हो गया था और मुगलों में अकबर ने यह किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी किले के अंदर बैठकर अपनी बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी री। फिर जब बूंदी से तोड़ के कोटा अलग बनाया गया था शाहजहां के टाइम में, तो शाहजहां ने यह किला कोटा के राजाओं को दे दिया था। बूंदी वालों का अधीन आता था, उन्होंने कोटा वाले राजाओं को दे दिया, भाई आप ये किला रख लो। तो बाद में कोटा वालों के अधीन में ये किला रहा था। वो कुछ हिस्ट्री की बातें आपको बताई हुई है मेरी। अब मैं नॉर्मल इसकी दूसरी विशेषताएं जो है वो आपको बताता हूं। क्या है दूसरी विशेषताएं, वो पढ़ते हैं अपन। एक विशेषता ये है कि ये पहाड़ पे तो बना हुआ ही, तो पहाड़ी दुर्ग तो है अपने आप में, पर्वतीय दुर्ग है। पहाड़ी दुर्ग है और पहाड़ पे भी बिना नींव के बनाया हुआ, सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया, विदाउट फाउंडेशन, बिना नींव, नींव नहीं है नीचे, सीधा सीधा चट्टान पे खड़ा कर दिया। ये जल दुर्ग भी है, पानी के पास में भी है। दो नदियां निकल रही है पास में से, एक नदी है काली सिंध और एक नदी है आहू। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये एक माउंटेन फोर्ट या हिली फोर्ट भी है, ये एक वाटर फोर्ट भी है। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर रॉक पर खड़ा कर दिया गया है। जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ है। ये परकोटा इसके चारों तरफ, आप कह सकते हो कि उस हिसाब से ये पारित दुर्ग भी है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहते हैं, जालिम कोट कहा जाता है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनाया, कहते तिहेरा परकोटा है, 3 लेयर है। जालिम सिंह झाला ने इस परकोटे का निर्माण करवाया था। आप और यदि थोड़ी सी ज्योग्राफी जानते हो तो आप जानेंगे कि ये जंगल के अंदर है, गागरोन का अभ्यारण्य है बाकायदा, तो जंगल के अंदर हो रहे, जंगल में स्थित। पहाड़ पे भी इस प्रकार से स्थित है कि पर्वतमाला और किला दोनों आपस के अंदर मिल गए हैं। आपको ये लगेगा दूर से देखो तो कि पहाड़ी है, पर्वतमाला और प्लस किला आपस में मिले हुए, इसलिए दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है। दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। तो कभी कोई स्थापत्य की विशेषताएं वगैरह पूछे तो आप बताना कि एक पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है, तथा पर्वतमाला तथा किला इस प्रकार आपस में मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। ये काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए एक जल दुर्ग का अति उत्तम उदाहरण है। आप लिखना कि इसके चारों तरफ तिहेरा परकोटा बना हुआ है, जिसका निर्माण जालिम सिंह झाला ने करवाया था, इसलिए उसे जालिम कोट कहा जाता है। ये जंगल के अंदर स्थित है, बहुत ही एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर उस टाइप से हो रहा है अपने आप के अंदर एक। तो ये थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बता। फिर वास्तव में किलों में जो सवाल अपने से और पूछे जा सकते हैं, वो सवाल ये होते हैं कि इसमें इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई है, इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है इसके अंदर। तो इमारतें इसके अंदर बनी हुई है, तो एक मंदिर बना हुआ है इसके अंदर, मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कोटा के राजा दुर्जन साल ने करवाया था। कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर एक दरवाजा बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है ये औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले में सबसे ज्यादा याद रखने वाली एक संत हुए हमीदुद्दीन, उनकी दरगाह है। संत हमीदुद्दीन, या उनको कहते हैं मिठे सा। मिठे सा की दरगाह, मुहर्रम के महीने में वहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है।
तो संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह भी बनी हुई है। कोटा वालों को जब ये किला दे दिया गया था तो कोटा वालों की इसमें टकसाल थी। टकसाल समझते होंगे आप, जहां पे सिक्के डाले जाते हैं उस जगह को टकसाल बोलते हैं, अंग्रेजी में कहें तो मिंट। तो यहां पे कोटा राज्य वालों की टकसाल हुआ करती थी। इस किले में एक जगह है जिसका नाम है गीद कराई। कहते हैं किले का सबसे ऊपरी स्थान था जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिए जाते थे। यदि राजा के खिलाफ कोई बोलता तो गीद कराई लेके जाते थे और वहां उसको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती थी, मृत्युदंड दिए जाते थे। क्योंकि यहाँ पे जौहर हुए इसलिए यहाँ पे जौहर कुंड बने हुए हैं कि रानियां जौहर करने से पहले उस कुंड के अंदर स्नान करती होगी। यहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, अंधेरी बावड़ी। तो ये इस किले की मुख्य मुख्य सी इमारतें। वापस देखना क्या क्या है। कोटा के राजा दुर्जनशाल ने यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाता है। ये याद रखना कि संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पर। कोटा राज्य की टकसाल हुआ करती थी, कोटा वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। यहाँ पर गीद कराई नाम की एक जगह है जो किले में सबसे ऊपरी स्थान है, जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी होते, राजनीतिक कैदी जो भी होते, उनको मृत्युदंड दिए जाते थे। यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है, यहाँ पर एक अंधेरी बावड़ी बनी हुई है। ये सब हम गागरोन के किले की बात कर रहे थे। अब वापस देखिए गागरोन के किले। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए डोडगढ़ कहते हैं, स्थानीय भाषा में धुलरगढ़ कहते हैं। कालांतर में बिजल देव डोड को देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है और इस पर खिंचियों का कब्जा हो गया। खिंचियों में से अचलदास खिंची 1423 में मालवा के सुल्तान होसंग शाह के खिलाफ यहाँ पर पहला साका करता है, जिसकी जानकारी शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका में मिलती है। पालन सिंह के टाइम में 1444 में महमूद खिलजी मालवा के राजा ने पुनः आक्रमण किया, उसने कब्जा किया, यहाँ पर दूसरा साका हुआ और उसने नाम बदलकर इसका मुस्तफाबाद कर दिया था। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के बना हुआ है। पहाड़ और किला आपस में इस प्रकार मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। काली सिंध और राहू नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए जलदुर्ग का एक अति उत्तम उदाहरण है। इसका तिहरा परकोटा जालिम सिंह झाला ने बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहा जाता है। जंगल के अंदर स्थित है, उबड़ खाबड़ रास्ते पर स्थित है एकदम। इमारतें मधुसूदन मंदिर है जो दुर्जनशाल ने बनवाया, बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब ने बनवाया, संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह इसमें, कोटा राज्य वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। गीद कराई है इसमें जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मृत्युदंड दिए जाते थे। जौहर कुंड बनावा और अंधेरी बावड़ी बनी हुई। ये मुख्य मुख्य थोड़ी गागरोन की चीजें याद रखना। हिस्ट्री की कुछ बातें मैंने बीच में आपको और बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चित्तौड़गढ़। खूब सारी बातें आप चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हो कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मैं यदि कहूं कि चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है, प्राइड ऑफ राजस्थान है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती इस बात। मैं कहूं कि दुर्गों का सिरमौर है, आप कहोगे हाँ सर सही बात है ये। कि सभी दुर्गों में कोई सबसे अच्छा दुर्ग कोई अपना बना हुआ है राजस्थान का, तो वो कौन सा है? तो चित्तौड़ का है। दुर्गों में सबसे अच्छा दुर्ग है, राजस्थान का गौरव कहलाता है अपने आप के अंदर। तो दो बातें तो ये याद रखना कि दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है, क्राउन फोर्ट कौन सा है अपना, तो चित्तौड़। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, तो चित्तौड़। दुर्गों में तीर्थ स्थल है कि साहब चित्तौड़ आओ तो धोख लगा के जाओ। दुर्गों का तीर्थ है अपने आप के अंदर, दुर्गों का तीर्थ स्थल है। गढ़ों में सबसे मुख्य गढ़ है, तो कुछ ही कहो आप, तो खूब सारी विशेषताएं हैं चित्तौड़ किले। चित्तौड़ किले के बारे में एक थ्योरी तो यह है कि ये भीम ने बनवाया था। पांडवों में जो भीम था उसने निर्माण करवाया था। पौराणिक कहानियां तो यह कहती है कि इसका निर्माण भीम ने करवाया था, या फिर यह कहा जाता है कि नहीं, ये किला चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य के बारे में दो किताबें बताती है अपने को। एक तो गुजरात वाला राजा जो हुआ था कुमारपाल, उस पर एक गुजराती किताब लिखी, सॉरी गुजरात के इतिहास की एक बुक लिखी हुई है कुमारपाल प्रबंध, वो इसके बारे में बताती है। या अपने जो वीर विनोद है श्यामलदास जी वाली, पौराणिक कहानियों के अनुसार तो इसका निर्माण भीम ने करवाया था। हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि इसका निर्माण जो है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसी ने करवाया, पर भीम और चित्रांग मौर्य दोनों के नाम पर यहाँ पे तालाब है।
भीम के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है, भीमलत। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात मार के इस तालाब का निर्माण कर दिया था, इसलिए नाम है इसका भीमलत। चित्रांग मौर्य के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है, चतरंग। और ऐसा कहा जाता है चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया, इसलिए इस किले को चित्रकोट कहते थे। जैसे वो जालिम कोट है तो चित्रकोट था, और चित्रकोट से धीरे धीरे नाम बदल के इसका चित्रकूट भी हो गया था। तो चित्रकोट कहिए, चित्रकूट कहिए, एक ही बात। कहते कुंभा बाद में इस किले का पुनर्निर्माण करवाता है। कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था इसका। तो चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर है, दुर्गों में तीर्थ स्थल, पिलग्रिम है दुर्गों में। पौराणिक कहानियां का माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहती है कि भीम ने इस किले का निर्माण करवाया। कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया। पर भीम के नाम से यहाँ पे भीमलत तालाब है, चित्रांग मौर्य के नाम पे चतरंग तालाब है। क्योंकि किले का निर्माता चित्रांग मौर्य था, इसलिए इसको चित्रकोट कहा जाता था, जो कालांतर में बदलते बदलते चित्रकूट हो गए। और कुंभा ने कहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था इसका। और थोड़ी बातें पढ़ते हैं चित्तौड़ किले के बारे में। पठार पर बना हुआ एक पठार है, मेसा। मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। मछली की आकृति में, मीन आकृति में बना हुआ किला। दो नदियां निकल रही है पास में से, गंभीरी और बेड़च। जैसे वो काली सिंधु और आहू के किनारे स्थित है, ये गंभीरी और बेड़च के किनारे स्थित है। मुझे लगता है आपको फिर याद आना चाहिए कि चूंकि ये किला गंभीरी के किनारे बना हुआ है, इसीलिए खिजर खान गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता है। पढ़ा था हमने इस बात को भी, तो ये याद रहे। हम बार बार पढ़ते हैं कि इस किले के अंदर 30,000 लोग रहते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी कटवा गया था, एक बार अकबर कटवा गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 30,000 के आसपास लोग आ जाया करते थे। सबसे बड़ा आवासीय किला। कहते इस किले में सारी विशेषता है। ये किला पहाड़ पर बना हुआ है, गिरि दुर्ग है। ये पानी के किनारे है तो पानी दुर्ग है, इसके चारों तरफ खाई है तो ये पारिक दुर्ग है। ये जंगल में है तो ये एरण दुर्ग है। ये वन के अंदर है तो वन दुर्ग है। इस किले के चारों तरफ परिधि बनी हुई है तो ये बाकायदा पारिद दुर्ग है। इसमें सेना रहती थी तो ये सैनिक दुर्ग है। इसमें सहायता पहुंचाई जा सकती थी, या सहायता करने वाले बंधु बांधव रहते थे, इसलिए सहाय दुर्ग है। एक मरुस्थल वाली विशेषता नहीं। और जैसलमेर में तो मरुस्थल लाते भी कहां से? तो कोई पूछे कि जैसलमेर किले, सॉरी चित्तौड़गढ़ किले में एक कौन सी विशेषता नहीं है? मैं सॉरी जैसलमेर बोल गया हूँ सर, चित्तौड़ किले में कौन सी विशेषता नहीं है? तो धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। तो धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं। अन्य सभी विशेषताएं। सात विशाल दरवाजे हैं। सर्पिलेकार मार्ग पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रूट पर स्थित था। अब खूब सारी चीजें हिस्ट्री में अपनी पढ़ी हुई। साकों वाली बातें अब मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई थी। 1303 में रतन सिंह के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है, चित्तौड़ का पहला साका हुआ। 1335 में विक्रमादित्य के खिलाफ गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। 1568 में उदय सिंह के खिलाफ अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। किसकी छतरी कहां बनी हुई है, कौन लड़ा था, कौन नहीं लड़ा था, कौन कैसे लड़ा था, सब बातें बताई हुई आपको।
वो मैं यहाँ पे दोहराव नहीं करना चाहता, जो बातें वहां बता गया वो वहां ठीक है। अब ये वापस देख लो इधर वाली बातें आप, कि मैसा पठार पर बना हुआ है, मछली की आकृति में बना हुआ है, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी विशेषताएं रखता है, 7 विशाल दरवाजे, हम पढ़ते हैं नाम इनके, पांडु पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, कई सारे नाम पढ़े हैं हमने। एक सर्पिलाकार मार्ग पर स्थित है, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर बना हुआ था, इसलिए इस किले का अपने आप में एक व्यापारिक महत्व हुआ करता था। सामरिक महत्व हो जाएगा कि खूब सारी बातें जो ये सामरिक महत्व कहती है, इतने विशाल दरवाजे हैं, बाहर खाई बनी हुई है, बाहर प्रकोटा बना हुआ है, बहुत ऊंचा ऊंचा प्रकोटा है अपने आप के अंदर, तो ये सारी विशेषताएं वो होगी। इमारतें पढ़ते हैं अपने, बिल्डिंग्स कौन कौन सी इसमें, अब कई बिल्डिंग और मैं बता चुका हूं आपको, वापस मैं यहां फिर रिपीट नहीं करवाऊंगा। जैसे मेरी बिल्डिंग बताई, इसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, दोनों बताई हुई आपको। मेरा बताया कि इसमें कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, मेरा बताया कि इसमें श्रृंगार चौरी मंदिर बना हुआ है, इसमें अद्भुत शिव मंदिर बना हुआ है, इसमें समिधेश्वर जैन मंदिर बना हुआ है। ये सारी बातें आपको बताई हुई है, यहां पे रिपीट करने का उनको कोई भी मतलब नहीं है। अपने इनके अलावा जो चीजें मैं वो बताना पसंद करूंगा आपको, वो चीजें वहां से आप कॉपी करना। इसके अंदर एक लाखोटा बारी है, इसमें एक नवलखा भंडार है, एक तुलजा भवानी का मंदिर है, एक कालिका मंदिर है, जो कहते हैं किसी टाइम में सूर्य मंदिर हुआ करता था, एक एकलिंग जी का मंदिर है, जैनों के 27 मंदिर बने हुए हैं, जिनको सतपीस देवरी कहते हैं, एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, जो यहां कोई मेवाड़ में कोई राजा हुए थे, तेज सिंह, उनकी रानी थी जैतल देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था। लाखोटा बारी के लिए ऐसी बातें कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पे आक्रमण किया था तो 1 लाख रुपए देके एक खिड़की खुलवाई थी उस, तो बारी खिड़की को कहते हैं। 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई गई, इसलिए नाम पड़ गया लाखोटा बारी। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये दोनों बनवीर बनवा के गया था। बनवीर जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, और जिसने आपके विक्रमादित्य को मार दिया था, और वह तो ये चाहता था कि वो उदय सिंह को भी मार दे, पर पन्ना धाय उसको बचा लेती है। तो वो जो बनवीर था, और नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर बना था। मैं जब इस चीज को और जोड़ता हूं तो मुझे लगता है तुलजा भवानी का मंदिर महाराष्ट्र में है, कि जो शिवाजी थे उनकी वो देवी मानी जाती है तुलजा भवानी, और शिवाजी खुद को सिसोदिया बताते हैं, वो सिसोदिया थे, वो सिसोदिया से गए थे। और बनवीर भी जब यहां से भागता है माउली वाले युद्ध के बाद, तो महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। इसका मतलब उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन तो है आपस में इन लोगों का। कालिका मंदिर है, पुराना शिव मंदिर हुआ करता था किसी टाइम में, पर शिव मंदिर तोड़ दिया गया, तो फिर किसी ने यहाँ पे माता जी की मूर्ति ला के रख दी, तो कालिका मंदिर हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चित्तौड़ के किले में एकलिंग मंदिर है, क्योंकि चित्तौड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। जैनों के 27 मंदिर बने हुए, 27 मंदिर बने हुए। तेज सिंह की महारानी जैतल देवी ने यहाँ पे श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लिया। ये मुख्य मुख्य सी बातें याद कर लिया। ये इसके अंदर इमारतें वगैरह बनी। मैं ये भी बताना चाहूंगी, इसमें नवलखा भंडार है। कोई पूछे नवलखा दरवाजा किसमें, तो रणथंभौर के किले में। हालांकि अगर रणथंभौर पढ़ेंगे तो वापस बता दूंगा, पर थोड़ी सी बातें याद रह जाए आपके तो ठीक रहे, कि नवलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में। मुझे याद है एक बार किसी आरपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन था कि नवलखा दरवाजा किस किले में बना हुआ, किस किले में बना हुआ है, तो रणथंभौर के किले में बना हुआ। वापस देख लें थोड़ी चीज। चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव दुर्गों का सिरमौर या दुर्गों में तीर्थस्थल कहलाता है। पौराणिक कहानियां कहती है भीम ने निर्माण करवाया। कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहते चित्रांग मौर्य ने बनवाया। यहाँ पे भीमलत तालाब और चतरंग तालाब बने हुए हैं।
चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट नाम दिया था, जो कालांतर में बदलता बदलता चित्रकूट हो गया। कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मैसा पठार पर बना हुआ है, मछली की आकृति में है, गंभीरी और बेड़च के किनारे है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। डेजर्ट फोर्ट को छोड़कर अन्य सारे फीचर्स अपने साथ में रखता है। 7 विशाल दरवाजे हैं, एक सर्पिले कार मार्ग पर बना हुआ है, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित था। इसमें लाखोटा बारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख रुपए देके खुलवाई थी। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी के मंदिर है, जो कि बनवीर द्वारा बनवाए गए थे। नवलखा दरवाजा रणथंभोर के किले में है। इसमें कालिका माता का मंदिर है, जो किसी टाइम में सूर्य मंदिर हुआ करता था। इसमें एकलिंग जी का मंदिर है। जैनों के 27 मंदिर है, जो कि 27 देवरी कहलाते हैं। और तेज सिंह की रानी जैतल देवी द्वारा यहाँ पर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि लिखने को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसमें गोरा बादल के महल है, पद्मिनी का महल है और रतन सिंह के महल है, पर मुझे लगता है ये बात बताने का क्या मतलब है? पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, रतन सिंह का महल चित्तौड़ के किले में ही तो होगा यार। फालतू में फैक्ट याद कर करके हार्ड डिस्क में भरने से क्या मतलब है? पर मैं कई बार लिखवाता नहीं हूँ, क्लास में स्टूडेंट कहता है सर इसमें गोरा बादल वाले महल नहीं गए। ऑब्वियस सी बात है, गोरा बादल चित्तौड़ की तरफ से लड़ते हुए मरे थे, तो उनके नाम के महल यदि कहीं बने होंगे तो कहां बने होंगे? तो चित्तौड़ के किले के अंदर बने होंगे। तो आप थोड़ा याद रखना। बाकी मैंने मोटी मोटी बातें आपको सारी बता दी। आ गया कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले के बारे में खूब सारी बातें मैं आपको हिस्ट्री के अंदर बता देता हूं। जैसे कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। यह मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहलाता है। मंडन इसका वास्तुकार था। इसका सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो आपके कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। फिर इसके अंदर अपने और पढ़ते हैं कि इसमें प्रशस्ति जो लगी हुई है वो महेश ने लिखी थी। उसमें हमीर को विषम घटी पंचानन और कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया है। हम ये पढ़ते हैं कि पन्नाध्याय उदय सिंह को लेकर इसी किले के अंदर आकर शरण लेती है। हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था और प्रताप का दूसरा राजतिलक इसी किले में किया गया था। हम पढ़ते हैं शाहबाज खान 3 बार अटैक करता है, 1578 में एक बार इसको जीतने में सफल भी रहता है। और तो कुंभलगढ़ के बारे में हमने क्या बातें पढ़ी थी? कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ के किले में उसके बेटे उद्दा द्वारा की गई थी। उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो है उसकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। तो कुंभलगढ़ के बारे में तमाम बातें अपनी पढ़ी हुई है, खूब सारी बातें पढ़ी हुई है। मैं अब सिंपल सिंपल जो बातें रह गई थी कुंभलगढ़ के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं सीधा सीधा यदि याद करने के पर्पज से इसको बताऊं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इस किले की ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई के बारे में क्या कथन है, इसकी चौड़ाई के बारे में क्या कहा जाता है। बाकी सब बातें पड़ी हुई है, वो मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। फालतू में क्लास का टाइम वेस्ट करना और कुछ भी नहीं है, आपको चीजें बताई हुई है। ऊंचाई के बारे में अबुल फजल का एक स्टेटमेंट है। अबुल फजल कहता है कि किला इतना ऊंचा बना हुआ है कि आप नीचे खड़े होकर यदि ऊपर देखने लगते हो तो आपके सिर की पगड़ी गिर जाए। अबुल फजल ने कहा कि यदि कोई बंदा नीचे खड़े होकर इस किले की ऊंचाई की तरफ देखे तो आपके सिर पे जो पगड़ी रखी हुई है, आपके सर पे जो टर्बन रखी हुई है, वो गिर जाती है। तो बुलंदियों पर बना हुआ किला है, खूब ऊंचाइयों पर बना हुआ किला है। तो ऊंचाई के बारे में अबुल फजल का स्टेटमेंट याद रहे कि यदि कोई बंदा नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सर की टर्बन जो है वो गिर जाती है, आपकी पगड़ी जो है वो गिर जाती है। लंबाई के लिए कहा जाता है कि इसका जो परकोटा है तो खूब लंबा परकोटा ही दिखाया हमने यहाँ पर। यह परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोई दीवार है तो कुंभलगढ़ किले की दीवार है। चौड़ाई हम कहते हैं इतना चौड़ा है ये परकोटा कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। 8 कैवलरी सोल्जर्स है, वो एक साथ दौड़ा लो बोले, मतलब 8 लेन हाईवे है। चौड़ाई है कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। स्टूडेंट कई बार मुझे आके कहता है कि नहीं सर हमने तो कहीं पढ़ा था कि 4 ही एक साथ दौड़ सकते हैं। मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि यार दौड़ा के देख, किसी ने देखे नहीं, अपने अपने हिसाब से टप्पे मारे हुए हैं। पतले घोड़े हो तो 8 दौड़ जाए, थोड़े मोटे घोड़े हो तो 4 दौड़ जाए, यही हो सकता है और तो क्या हो सकता है। इस बार जो अपने 10th की बुक्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने चेंज की उसके अंदर 8 लिखा हुआ, तो अपने 8 याद कर लिया जाए, और तो अपने बस की बात है नहीं तो 8 याद कर लो अपने। तो ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहता है कि किला इतना ऊंचा बना हुआ है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो पगड़ी गिर जाती है। लंबाई के बारे में यह है कि इसका जो परकोटा वो 36 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई के बारे में यह है कि 8 घुड़सवार एक साथ एक ही टाइम में आप इस पे दौड़ा सकते हो। अब जब इतना ही अच्छा है तो जेम्स टोड पीछे क्यों रहता?
और जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की है। एट्रुस्कन किला कोई यूरोप में उनकी किला था। वो कहते हैं जिस प्रकार हमारे उधर यूरोप में एट्रुस्कन फोर्ट था, वैसे वैसे यदि राजस्थान में कोई फोर्ट देखने को मिलता है तो वो आपका कुंभलगढ़ मिलता है। तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना किस किले के साथ की है? तो एट्रुस्कन किले के साथ की। फिर वही बात बिल्डिंग्स है, और इसमें तो कोई ज्यादा बिल्डिंग्स वाली बात भी नहीं। इमारतें कौन कौन सी? बिल्डिंग्स कौन कौन सी? इसमें एक झाली रानी का माड़िया है। फिर याद करें, मैंने बताया था कि मालदेव की एक शादी पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा, वहां की एक झाली रानी से हो रखी थी, स्वरूप थे। मालदेव उसकी बहन से भी शादी करना चाहता था, पर खेरवा का सामंत जो जेत सिंह था, जो स्वरूप देव का पिताजी था, वो शादी करना नहीं चाहता था। इस चक्कर में उसने शादी उसके उदय सिंह के साथ कर दी थी, उस झाली रानी की। मैंने कहानी भी बताई थी कि उसके डिब्बे में उसके साथ नागनची माता की मूर्ति चली गई थी, और वहां पे बाद में उदय सिंह उदयपुर में नागनची माता का मंदिर बनवाता है। वो जो झाली रानी थी उसका महल उदय सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। तो झाली रानी का मालिया कर दो, झाली रानी का महल कर दो। मेरा एक बताया हुआ कि यहाँ पे पास में एक मामादेव कुंड है, और उस मामादेव कुंड के पास ही आपके एक तो कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति लगी हुई है। एक मैंने बताया था कि इसी के पास में वो शिवलिंग था जहां पर बैठकर कुंभा जल चढ़ाया करता था, और उदा इसी के पास में उसकी हत्या कर देता है। बड़ी बड़ी याद रखने वाली सी बात दो ही है कि एक मामादेव कुंड और एक झाली रानी का मालिया है। कुछ बातें मैंने बीच बीच में हिस्ट्री में फिर बता दी थी। इसमें भी कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, जो कुंभा ने विष्णु भगवान का मंदिर बनाया था, तो वो बात अपने वहां पर बताई हुई। ये आपकी कुंभलगढ़ वाला किला हो गया भाई, कुंभलगढ़ देख लो। अगला किला आपका रणथंभोर, बहुत पुराना बना हुआ किला है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चौहान राजाओं द्वारा निर्मित। और इसी में से एक थ्योरी यह है कि वो चौहान जो राजा जिसने बनवाया था उसका नाम था रणथंभदेव, और उसका नाम रणथंभदेव था, इसलिए किले का नाम रणथंभोर पड़ गया। एक थ्योरी है, सच्चाई इसमें भी नहीं है। एग्जैक्टली अपने को यही याद रखना कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है। अंडाकार आकृति की पहाड़ी है, 7 पहाड़ियां पास में घिरी हुई है। पहले एक बीच में एक अंडाकार आकृति वाली है पहाड़ी, और इसके साइड साइड में पहाड़ियां और बनी हुई। इसलिए यह भी गागरोन की तरह दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। वही गागरोन की तरह जंगल है और पहाड़ पे बना हुआ है, दोनों है। एरण दुर्ग है और एकदम पहाड़ी दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल इस किले के बारे में कहता है, अबुल फजल कहता है कि बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तरबंद है। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी किले नंगे हैं, पर यह किला बख्तरबंद है। कि भाई दूर से दिखाई नहीं देता यार, पर यह किला बख्तरबंद है। बख्तरबंद का, बख्तर का मतलब होता है कवच, कपड़े, कि बाकी नंगे पर इसने कपड़े पहन रखे। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। जबकि ये रणथंभोर के अभ्यारण्य में सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है, वही जंगल में है, उबड़ खाबड़ रास्ते पे है। बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
तो कई बार कोई पूछ लेता है रणथंभौर किले का सैनिक महत्व क्या है, तो रणथंभौर किले का सैनिक महत्व अपना, और ये भी दिल्ली से मालवा और गुजरात वाले रास्ते पे आता था। सैनिक महत्व पूछे तो आप बताओ कि किला अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी है जो अन्य 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए दूर से देखने पर यह किला दिखाई नहीं देता है। अभ्यारण्य के बीचों बीच एक कंटीले रास्ते पर स्थित एक एरन दुर्ग का उदाहरण है। किले के चारों तरफ बहुत शानदार परकोटा बना हुआ है। किले के चारों तरफ बुर्जे टावर हुआ करते थे जहां बैठकर दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकता था। टावर बने हुए हैं उसके अंदर, अपने आप में खाई बनी हुई है, तो खूब सारी चीजें हैं रणथंभौर किले की, जिसकी वजह से जल्दी से दुश्मन इस पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ गया था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो वो थोड़ी सी बातें याद रखो कि अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं पर यह किला कैसा है, बख्तरबंद है। ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित। फिर इसमें भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, वो बिल्डिंग देख लेते हैं। महलों के नाम इसमें अच्छे अच्छे महल है, थोड़े याद रखना, अच्छे नाम है। एक महल है जोगी महल, एक इसमें बना हुआ है सुपारी महल, एक अनाज भंडार है जिसका नाम है जोरा भोरा। अकबर अपने सिक्के डालता था इस किले में, अकबर ने कब्जा कर लिया था यहां पे, अकबर की टकसाल है। फिर यहां पे एक पीर बाबा की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई। कुछ चीजें फिर मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 32 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल के शासनकाल के याद में करवाया था। इसमें त्रिनेत्र गणेश का मेला है जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बहुत बड़ा मेला लगता है। हमीर चूंकि राजा था तो हमीर के नाम से हमीर कचहरी वगैरह ने यहाँ पर कई चीजें बनी हुई। ये थोड़ी चीजें याद रखना कि जोगी महल है, सुपारी महल है, जोरा बोरा नाम का एक अनाज भंडार है, अकबर के टाइम की एक टकसाल है, और पीर सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह है। गागरोन के किले में जहां पर हमीदुद्दीन की दरगाह है, इसके अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह। हम एक किले के बारे में पढ़ेंगे, आमेर। मेरे से यदि कोई पर्सनली पूछे कि राजस्थान में सबसे सुंदर किला कौन सा है तो यकीनन आमेर है। आमेर बहुत सुंदर बना हुआ किला है। बाकी बहुत पुराने किले हैं। देखो 2 चीज हुआ करती थी, एक होता किला, एक होता महल। किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था, महल उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाता था। किले में सिक्योरिटी का पॉइंट ज्यादा होता था, महल में यूटिलिटी एंड ब्यूटी का पॉइंट हुआ करता था। 2 अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते, इसलिए मोटी दीवारें बनाओ, उनके अंदर ऊंचाई पे बनाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे बनाओ, बुर्जें बनाओ बड़ी बड़ी, अंदर सुंदरता के नाम पे उनमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। महल रहने के लिए बनाता था राजा खुद के, इसलिए बहुत सुंदर हुआ करते थे। आमेर का किला कुछ ऐसा ही है, वो किला है पर महल की आकृति के अंदर बना हुआ है। एक तो बात यही याद रख लेना जो मैंने बताई वही। कोई पूछे राजस्थान का कौन सा किला महल की तरह बना हुआ है, कौन सा किला है जो महल की आकृति में बना? तो महल की आकृति में बना हुआ कोई किला है तो वो कौन सा है? आमेर का किला। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। आप कभी आइए तो आमेर का किला देख के पक्का जाना आप। एक रीजन भी है कि ये महल की आकृति में क्यों बना दिया गया। तो इस किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। हालांकि कहते हैं कि काकिल देव ने जब यहां पर कब्जा किया था तो छोटा मोटा किला था यहां पर, छोटी मोटी गढ़ी रही होगी, इसलिए इसका नाम काकिलगढ़ भी है। और वास्तव में जिसको हम किला कहते हैं उस किले की शेप देने वाला मानसिंह था। और मानसिंह के टाइम में मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उधर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। और चूंकि एक बड़ी शक्ति के साथ में आपके संबंध थे, इसलिए राजस्थान की बाकी रियासतों का भी डायरेक्ट हमले का खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरक्षा का ध्यान थोड़ा कम ही रखा, उपयोगिता और सुंदरता, ब्यूटी एंड यूटिलिटी का ध्यान ज्यादा रखा गया, इसलिए बहुत सुंदर बनाया हुआ किला। तो महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह के टाइम बनाया गया था। चूंकि अपने पढ़ रहे हैं मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो राजस्थान के किसी किले पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, मुगल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो वो यही किला है। इस किले पर बहुत शानदार वाला मुगल प्रभाव दिखाई देगा आपको। अच्छा, और पर राजा महाराजा फिर भी डरा करते थे, लगता कि यार खुदा ना खास्ता
बाहर वाला तो हमला नहीं करे, खुद का ही कोई भाई भतीजा यहाँ के अंदर सल्टा के चला जाए तो क्या करेंगे? तो कहा किले के अंदर बंदा मर्जी से आ सकता है, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा। आमेर के किले में भूल भुलैया है। रास्ता यकीनन आप कभी अंदर घुस जाना, बाहर एक बार में तो निकल नहीं ही पाओगे, एक बार में तो नहीं निकला जाएगा आपसे इस किले से बाहर। ऐसी भूल भुलैया बनी हुई है कि आप अंदर घुस जाते हो लेकिन बाहर नहीं निकला जाता आपसे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले में भूल भुलैया बनी हुई है, तो राजस्थान का वो जो किला है वो कौन सा किला है? आमेर का किला। तो सबसे पहले काकिल देव आया था, इसलिए काकिलगढ़ कहा जाता है। महल आकृति के अंदर बना हुआ है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले में भूल भुलैया बनाई गई है। रास्ता इस प्रकार का बनाया गया है कि आप जल्दी से किले से बाहर नहीं निकल पाते। अब आप देखो, प्रोल का चित्र लगाया मैंने, गणेश प्रोल, क्या सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है इसके ऊपर। देखो दीवाने आम, ये अब देखो ये मुगल प्रभाव है। ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब मुगलों की विशेषता हुआ करती थी, पर अपने यहाँ पे किले में दिखाई दे रहा है। जहां राजा आम लोगों के साथ मिलता था वो दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। शीश महल भी बोलते, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा था इसमें, तो दीवाने खास है, या इसी को शीश महल कहते थे, इसको शीश महल भी कहा करते थे। ये भाई इतनी चीजें। अब मैं थोड़ी सी बताता हूं आपको इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स कौन कौन सी है इसमें? दो तो यही आपके दीवाने आम और दीवाने खास है इसमें। दीवाने आम है, दीवाने खास है। इस दीवाने खास को बोलते हैं शीश महल, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा है। रानियों के लिए कुछ महल बनाए गए थे। एक तो जयपुर में बड़ी जोरदार विशेषता थी, महलों को ये लोग मंदिर बोलते थे। होते महल थे, नाम उनके मंदिर। आप याद कीजिए हवा महल की 5 मंजिलों के नाम, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। शरद मंदिर पे एक कोना बना हुआ जिसका नाम प्रताप मंदिर। तो मंदिर है मतलब महल है। यहां पर भी रानियों के लिए कुछ महल थे। सुख मंदिर, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखें, सुख टेंपल मत कर लेना, सुख मंदिर ही करना है क्योंकि महल का नाम है। यश मंदिर, सुहाग मंदिर। मुगलों की एक विशेषता हुआ करती थी कि कोई इमारत बनाते उसके आगे बगीचे लगाते थे। 4 बाग शैली, 4 बगीचे एक साथ लगा दिए जाते थे। इसके बाहर भी बगीचे बने हुए। बगीचा है दौलाराम का बाग, दौलाराम का बाग। बगीचा है केसर कैरी, केसर कैरी बगीचा है। बाहर एक पानी का जलाशय है माउठा, माउठा जलाशय। और मैंने कभी किसी पहले क्लास में बताया भी होगा कि इसी माउठा के किनारे संत दादू दयाल जी महाराज ने रज्जब जी को उपदेश दिए थे, जिनको सुनकर रज्जब जी ने आजीवन शादी नहीं की थी और दूल्हे के वेश के अंदर बने रहे थे। तो माउठा जलाशय इस आमेर वाले किले के बाहर ही, सांगानेर से आमेर की तरफ उनकी बारात जा रही थी रज्जब जी महाराज की, तब ये वाक्य वहां पर घटित हुआ था। राजा जहां आम लोगों से मिलता हो दीवाने आम, राजा जहां खास लोगों से मिलता दीवाने खास। शीशे का बहुत अच्छा काम होने की वजह से शीश महल कहलाता है। ये मुगल प्रभाव है। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, रानियों के महल बने हुए हैं। दौलाराम का बाग और केसरकारी बगीचा, केसरकारी बगीचा तो हालांकि थोड़ा बाहर की तरफ है। और माउठा जलाशय, माउठा पौंड बना हुआ। कुछ बातें मैं पढ़ा चुका हूं। इनमें शिला माता का मंदिर है, बताई हुई बात। इनमें जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई। इसमें अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई है। तो 2-3 बातें बताई हुई आपको। तो आमेर के बारे में सिंपल सिंपल सी बातें याद रखना। आमेर का किला, काकिल देव जी सबसे पहले आए थे, काकिलगढ़ कहलाता है। मुगल प्रभाव सर्वाधिक है, महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह ने शुरू करवाया था। किले में भूल भुलैया है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रानियों के महल, सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर है, दौलाराम का बाग और केसरकारी बगीचा है, और माउठा जलाशय बना हुआ है। ये मोटी मोटी बातें याद रखें। आगे जैसलमेर, एक और किले की बात करें हम, जैसलमेर किले की बात करें।
फिर मेरी कुछ बात बताई हुई कि 1155 में जैसल इस किले का निर्माण करवा था। भाटी राजा हुआ था जैसल, उसने किले का निर्माण करवाया था। त्रिकुट पहाड़ी है, इस त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ। तो बात पे गौर करना आप, जब मैं कहता हूं त्रिकुट पहाड़ी है तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूं 3 कूंट की पहाड़ी है, और पहाड़ी का नाम नहीं है कोई त्रिकुट पहाड़ी, 3 कूंट की पहाड़ी है वो। 3 कूंट की पहाड़ी पे कोई किला बनेगा तो उसकी आकृति भी ट्रायंगुलर शेप में होगी, तो त्रिभुजाकार आकृति में किला बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया किला है। तो ये याद रखना कि जैसलमेर का जो किला है वो किस आकृति के अंदर बनाया गया, तो त्रिभुजाकार आकृति के अंदर किला बनाया गया। 1155 में जैसल ने किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, इसलिए त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ किला है। हम अपनी तारीफें करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसलमेर का किला आप दूर से देखो तो इस प्रकार लगता है जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है ये किला। किसी ने कहा यार थोड़ा ज्यादा ना हो गया, अंगड़ाई लेता शेर तुम कब देख के? तो हमने कहा चलो तो हम दूसरा बता देते हैं। दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई जहाज समुद्र के बाहर अपने लंगर डाल के खड़ा हो। ये जहाज अभी अभी बंदरगाह पे लौटा है, अपनी रस्सियां उतारी है उसने, लंगर खोले हैं, समुद्र के पास में खड़ा है। किसी ने कहा समुद्र, तुम्हारे जैसलमेर में समुद्र कहां से आया? हमने कहा रेत का। तो दूर से देखने पर रेत के समुद्र में खड़े लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, रेत के समुद्र में। रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। हम कहते हैं साहब पीले पत्थर है, और पीले पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते हैं बहुत शानदार वाले, इसलिए गोल्डन फोर्ट है, स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी किला कहलाता है। 1155 में भाटी राजा जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया। त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ किला है। अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है क्योंकि पीले पत्थर सूरज की रोशनी के अंदर सोने की तरह चमकते हैं, आभा बिखेरते हैं अपनी। थोड़ी बातें और पढ़े हम। ठेठ बॉर्डर पे बना हुआ है। अबुल फजल कहता है कि वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। शरीर कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे जैसान। कि यदि आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो आपकी टांगे किसकी हो जानी चाहिए? पत्थर की। शरीर कीजिए काठ का, शरीर लकड़ी का हो। पग कीजिए पाषाण, आपके पैर पत्थर के बन जाए। बख्तर कीजिए लोहे का, आपके कपड़े, आपके बख्तर, आपका कवच लोहे का, तब पहुंचे जैसान, तब आप जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। कोई पूछे कि किसने कहा था कि जैसलमेर के किले तक जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो अबुल फजल ऐसा कहता है। कि अबुल फजल के अनुसार पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। पत्थर की टांगे जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। कहते हैं इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया था, लाइम जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया। फिर मुझे लगता है यार चूने का उपयोग करेंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी कहां से लाएंगे जैसलमेर के अंदर? किसी कवि ने क्या खूब ही कहा है कि
धरती आज जैसा रीन बढ़ती कदे ना, और जैसलमेर की धरती पे और कोई कभी कब्जा नहीं कर पाया था। धरती आज जैसा री बढ़ती कदे ना, और पानी जठे पताल में नारी नेणा कोर, कि पानी वहां दो ही जगह था, या तो जैसलमेर में पानी पाताल के अंदर था, या महिलाओं की आंखों में था, इसके अलावा तो कहीं पे पानी था नहीं। तो भाई चूने का उपयोग करोगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की कमी थी इसलिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया। कहते इसके एक दो महल है जिनकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, वुडन रूफ है। किले का जो परकोटा बना हुआ है, ऐसे लगता है ऐसे घाघरा पहन रखा हो किसी महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है, डबल परकोटा बना हुआ है, ऐसे लगता है ऐसे घाघरा पहन रखा हो महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है, तो नाम पड़ गया कमरकोट। जैसे जालिम सिंह ने बनवाया तो जालिम कोट, वैसे घाघरा नुमा परकोटा, ऐसे कमर में घाघरा पहना हुआ हो तो ऐसे लगता है ऐसे कमरकोट है। पहले क्या होता है, जैसे किला बना हुआ है, किले के चारों तरफ परकोटा बना हुआ, तो परकोटे के पास पास में टावर बनाते थे। खूब टावर होते हैं जिनमें बैठ के दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। ये जो टावर होते हैं, इन टावर को बोलते थे बुर्ज। जैसलमेर के किले में राजस्थान में सबसे अधिक टावर बने हुए, सबसे अधिक बुर्ज है 99। कोई पूछे कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा था, तो 99 बुर्जों वाला कोई किला है तो जैसलमेर का किला है। तो याद रखना कि जैसलमेर किले में कितनी बुर्ज है, 99 सर्वाधिक, मैक्सिमम। कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें किस किले में थी, तो सर्वाधिक बुर्जें जो थी वो जैसलमेर के किले के अंदर हुआ करती थी। कितनी बुर्जें थी, तो 99 बुर्जें इस किले के अंदर बनी हुई है। भारत के बहुत बड़े मशहूर फिल्म मेकर हुए हैं सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे को ये किला इतना पसंद आया था कि उन्होंने इस किले पे मूवी बना दी थी। सत्यजीत रे ने मूवी बनाई है, बड़ी बात है। सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला हुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट का, और मूवी का नाम ही रखा था सोनार किला, गोल्डन फोर्ट या सोनार किला के नाम से मूवी बना दी थी। 2009 के आसपास में ऐसी चर्चाएं थी कि किला गिर सकता है, तो भारत सरकार का और तो बस चला नहीं, तो 2009 में इस किले पे डाक टिकट जारी किया गया था। मुझे जब भी याद आता है कि 2009 के आसपास जब ये खबरें थी कि किला गिर जाएगा, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो अक्सर बोला करते थे कि यार जैसलमेर के बारे में एक दुआ है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरोन, अरगढ़ बीकानेर, कोई भलो चिड़ायो भाटियान, सिरागढ़ जैसलमेर। कि या तो दिल्ली का गढ़ है, या आगरा का गढ़ है, या बीकानेर का गढ़ है, या भाटियों ने ठेठ सीमा पे जाके कौन सा चुनवा दिया था, तो जैसलमेर चुनवा दिया था। वो अक्सर चेंज कर दिया करते, वो कहते यार अब इसको चेंज करो, गिरने वाला है जैसलमेर। तो कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान, दुड़ जैसलमेर। कि जैसलमेर दुड़ जाएगा भाटियों, अब चंदा कर लो इसका। पर जैसलमेर दुड़ा नहीं है अभी तक, वैसे वैसे अपने शानो शौकत के साथ खड़ा है। पुराने वालों ने भगवान जाने क्या कारीगरी दिखाई है। आपने इन पुराने किलों को देखकर तो उन लोगों की सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही रस होता है, पर लगता है कि यार क्या बना के गए थे, क्या चीजें बनाई है उन लोगों ने, कि आज दिन तक भी वैसे के वैसे खड़ी। यहाँ यार अब कितना भी किसी इंजीनियर से कहे कि मकान बनवा ले, थोड़े दिनों में सीलन आ जाती है, थोड़े दिनों में उसमें दरार आ जाती है। लेकिन ये यार कोई गिरने का नाम नहीं ले रहे, कोई अपने आप में कहीं दरारें नहीं है इनके अंदर, कभी नहीं लगता कि ये गिर जाएंगे, ऊपर जर्जर हो गए, नहीं, उसी ठाट के साथ खड़े। और सबसे बड़ी यार, इतने ऊंचे पहाड़ पे बाटे लेके कैसे गए आप लोग, इतने ऊंचे पहाड़ पे बनाया कैसे गया होगा। तो वास्तव में अद्भुत परिश्रम किया था उन लोगों ने। रेगिस्तान को नकलिस्तान बनाने वाले अपने वो कोई लोग थे, तो वाकई इस मामले में तो धुरंधर रहे होंगे वो लोग। तो डाक टिकट जारी कर दिया गया था इस किले में। इस किले में एक जिनभद्र सूरी भंडार है। याद रखना इस फैक्ट को। इस जिनभद्र सूरी भंडार में राजस्थान की प्राचीन जितनी भी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट जितनी पड़ी है, वो सारी इस किले के अंदर है। ये प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है यहाँ पर। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। परसोनाथ जैन मंदिर है। एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है जैसलू कुआं। कुएं का नाम क्या है, तो कुएं का नाम जैसलू कुआं। ऐसा कहा जाता है कि
जैसलू कुआं तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जैसल आया था जैसलमेर में, तो जैसल के नाम पर इस किले का नाम जैसलू कुआं पड़ गया। बाकी ऐसी पौराणिक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमते हुए यहाँ पर आए थे, और जब कृष्ण और अर्जुन घूमते हुए आए तो अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, भगवान को बिस्लेरी की व्यवस्था कर दो, थोड़ा ठीक रहे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, सुदर्शन चक्र घुमा के यहाँ से पानी निकाल दिया था। अर्जुन ने प्यास बुझाई कुएं के पानी से। अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान बंद कर दो। अब अपने तो इतनी दूर रेगिस्तान में आ गए, बाकी यहाँ रेगिस्तान में कौन आएगा? भगवान कृष्ण बोले कि नहीं अर्जुन, एक दिन जो मेरे वंशज होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और जब मेरे वंशज यहाँ पर आएंगे तब वो यहाँ का पानी पिएंगे। और हमें यदि इस बात को माने तो भाटी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। कालांतर में भाटियों ने उस जगह पे राज किया था, राज किया तो वो कुआं उनके काम भी है। फिर मुझे लगता है कि यार भगवान कृष्ण यहाँ पे शैतानी कर गए। भगवान कृष्ण चाहते तो ये कुआं अमेरिका यूरोप में भी खोद सकते थे, वो तो भगवान थे, कहीं खोद सकते थे। अमेरिका यूरोप में खोदते तो भाटी राज कहाँ करते? अमेरिका यूरोप में। ठेठ जैसलमेर में खोद के गए यार, वंशजों को यहीं भेजना था, कोई ढंग की जगह ही भेज देते। तो भगवान है भाई, जो कर गए वो ठीक है, ऐसे चला। तो थोड़ा ये बात याद रखना आप ना। मैं वापस एक बार देखो रिकॉल करवाऊं आपको कि ये 1155 में जैसल ने इस किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। त्रिभुजाकार आकृति में है, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, या रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। पीले पत्थरों का बने होने के कारण सोने की तरह चमकता है, इसलिए स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया, छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। किले के चारों तरफ दोहरा घाघरा नुमा परकोटा है जो कमरकोट कहलाता है। 99 बुर्जे हैं। इस प्रकार ये राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। टावर होते थे दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। सत्यजीत रे ने इस पर मूवी बनाई थी, इसका नाम सोनार किला है। 2009 में भारत सरकार इस पर डाक टिकट जारी करती है। जिनभद्र सूरी भंडार है इस किले में, जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। वहां पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है। जैसलू कुआं है जिसके लिए माइथोलॉजिकल कहानी यह है कि इस कुएं का निर्माण हो वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो ये जैसलमेर किले की बड़ी बड़ी सी बात है। ये 6 किले वो है जो विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए।